जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है जी, वो है चैप्टर नंबर 1 का। हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है, उसे व्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 1 ऑफ द चैप्टर नेशनल इनकम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक कैसी मुआशियात से है। और ऑप्शन आपके पास हैं जी जुज़वी मुआशियात, इस्तक़राई मुआशियात, इस्तखराजी मुआशियात या इस्तखराजी मुआशियात। अच्छा देखें, यहाँ पे जो इस्तखराजी वाली ऑप्शन है और इस्तखराई वाली ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन इस्तदलाल की ऑप्शंस थी। आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, इस्तखराजी तरीका इस्तदलाल और इस्तकराई तरीका इस्तदलाल, इंडक्शन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच जो थी। ये तो मुआशियात के जो लीगल इकोनॉमिक लॉज हैं, उनको ड्राइव करने की दो अप्रोचेस होती हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। जुज़वी और कुली मुआशियात, ये मुआशियात के दो टॉपिक्स हैं। इसमें जुज़वी मुआशियात वो मुआशियात थी जो कि जुज़वी मुआशियात में आप अपनी इकोनॉमी को डिफरेंटली एज अ यूनिट स्टडी कर रहे होते हैं। एक फ़र्द की स्टडी, एक फर्म की स्टडी, एक एक यूनिट की अलग अलग इकाई की जो है स्टडी। आप एक मंडी की तलब पढ़ते हैं, एक मंडी की रसद, एक फ़र्द की तलब, एक फ़र्द की रसद, मंडी का तवाज़न, फर्म का तवाज़न, ये सब चीज़ें होती हैं जुज़वी मुआशियात में। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक कैसी मुआशियात से है। तो कौमी आमदनी जो है, ये पूरी नेशन की इनकम को मेजर कर रहे होते हैं, पूरी कौम की आमदनी को आप मेजर कर रहे हैं। तो ये आपका कुली मुआशियात का टॉपिक है, क्योंकि कुली मुआशियात में आप इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं, पूरी मीशत को एक यूनिट की तरह स्टडी करते हैं। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो जीम ऑप्शन होगी। क्लियर हो गया जी? जी, सेकंड क्वेश्चन है, अगर खालिस कौमी पैदावार से बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएं और आने जमा कर दिए जाएं तो क्या हासिल होता है। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूँ। अगर खालिस कौमी पैदावार से बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएं और आने जमा कर दिए जाएं तो क्या हासिल होता है। इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, खाम कौमी पैदावार, खाम मुल्की पैदावार, फीकस आमदनी या कौमी आमदनी। तो खाम कौमी पैदावार और खाम मुल्की पैदावार, आपने ये जो कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उधर से ये क्वेश्चन आया है। खाम कौमी पैदावार था पूरी कौम की जो पैदावार होती है, जिसमें आप तमाम शोबाजात की पैदावार का मजमुआ रखते हैं। इसमें पाकिस्तान की इनकम और बैरूनी आमदनी दोनों शामिल होती हैं। खाम मुल्की पैदावार था जिसमें आप सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए जो आमदनी कमाई है उसका मजमुआ कर रहे होते हैं। फीकस आमदनी था कुल आमदनी बटा कुल आबादी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है कौमी आमदनी, क्योंकि कौमी आमदनी में हम फार्मूला लगाते थे कि खालिस कौमी पैदावार माइनस बिलवास्ता टैक्स जमा आने बराबर है कौमी आमदनी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन जीन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 3 है इंतकाली अदायगी कौमी आमदनी के हिसाब में शामिल करने से खतरा होता है। यानी किस किस्म का खतरा होता है। इंतकाली अदायगी क्या होती है जी? इंतकाली अदायगी से मुराद था ऐसी अदायगियाँ जो आपको बगैर मज़ीद मेहनत किए मिल जाएं, जैसे आपका वजीफ़ा, पेंशन या कोई ज़कात खैरात वगैरह या कोई तोहफ़ा, ये सब चीज़ें इंतकाली अदायगी कहलाती हैं। तो इंतकाली अदायगी से कौमी आमदनी में शामिल करने से ख़तरा होता है। किस चीज़ का ख़तरा होता है जी?
दोहरी गिनती का नहीं होता। दोहरी गिनती उस वक्त होती थी जब चीज़ मुख्तलिफ मराहल में बन रही हो। मुनाफा जहत कम होने का नहीं, अशारी अदद बढ़ जाने का नहीं, गलत पैमाइश। जी ये इसमें मेरे ख्याल में हम इंतकाली दायगी के अंदर दोहरी गिनती को ठीक कहेंगे, क्योंकि इंतकाली दायगी वाला ऑप्शन जो है इसमें, जी दोहरी गिनती वाला ठीक होगा। ऑप्शन बी आपकी ठीक है। गलत पैमाइश, मुनाफा जात कम करना, अशारी अदद वाला ऑप्शन नहीं ठीक होगा। दोहरी गिनती वाला जो है ये ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि एक ही आमदनी एक शख्स ने पहले कमाई और फिर उसने आगे वो उसको तोहफा या पेंशन के तौर पर दे दिया, तो डबल हो सकता है काम पे। नेक्स्ट और ऑप्शन, इंतकाली दायगियों से मुराद ऐसी दायगियाँ हैं जिनके इवज़ मुआवजा नहीं दिया जाता, मदद नहीं ली जाती, अशिया खिदमात पैदा की जाती हैं, खिदमत या काम सरअंजाम नहीं दिया जाता। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यानी दाल, ये ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि हमने भी डेफिनेशन में यही स्टडी किया है कि इंतकाली दायगी से मुराद ऐसी दायगी है जिसके एवज़ कोई मज़ीद काम या खिदमत सरअंजाम ना दी जाए। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झैल में से कौन सी आमदनी इंतकाली अदायगियों में शुमार नहीं होती? इनमें से कौन सी आमदनी है जो इंतकाली अदायगी में शुमार नहीं होती? तो हमने इंतकाली अदायगी की भी डेफिनेशन पढ़ी है कि वैसी अदायगी जिसके एवज़ कोई मज़ीद मेहनत या काम ना करना पड़े वो इंतकाली अदायगी कहलाती है। ठीक है, तो जब आपको ज़कात मिलती है उसके एवज़ कोई काम नहीं करना पड़ता, तोहफे के एवज़ भी कोई काम नहीं करना पड़ता, भीख के एवज़ भी नहीं, कमीशन जब आपको मिलती है तो इसके एवज़ आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंतकाली अदायगी जो है कमीशन इंतकाली अदायगी में शुमार नहीं होगी। ज़कात भी इंतकाली अदायगी है, तोहफ़ा भी इंतकाली अदायगी है और भीख भी इंतकाली अदायगी में शुमार होती है। तो कमीशन जो है ये जी हमारा दुरुस्त जवाब होगा, ये इंतकाली अदायगी नहीं होती। ये कमीशन आपको काम करने के एवज़ मिलती है, मेहनत करने के एवज़ मिलती है, प्रोजेक्ट्स पूरा करने के एवज़ मिलती है। ठीक हो गया, तो कमीशन यहाँ पे हमारी दुरुस्त ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है जी, किसी मुल्क में आमलीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की पैदावारी सरगर्मियों को क्या कहते हैं? रिपीट कर रहा हूँ, किसी मुल्क में आमलीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की पैदावारी सरगर्मियों को क्या कहते हैं? आमलीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की सरगर्मियाँ, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कौमी आमदनी का दायवी बहाव, उसमें दो ही ऑप्शन थी, एक घराने और एक पैदावारी इदारे। तो घराने आमलीन पैदाइश की खिदमात देते थे कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे उस पर चीज़ बना के देते थे घरानों को। तो इसमें आपस में चक्कर दायरी शक्ल में घूमता रहता था। ठीक है, तो इस लिहाज से किसी मुल्क में आमलीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की पैदावारी सरगर्मियों को हम कहते हैं कौमी आमदनी का दायवी बहाव। ठीक है जी, कौमी आमदनी की पैमाइश में पैदावारी मरहले कौमी आमदनी के मुआवजे दुरुस्त जवाब नहीं होंगे, कौमी आमदनी का दायवी बहाव होगा, क्योंकि आमलीन की खिदमात और पैदावारी सरगर्मी जैसा ये दायवी शक्ल में बहाव में रहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, झैल में से कौन सा मसला कुली मुआशियात में ज़ेर बहस नहीं आता? कौन सा मसला कुली मुआशियात में ज़ेर बहस नहीं आता? तो हमने कुली मुआशियात अभी पढ़ा है जिसमें हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रहे हों, पूरी मैशत को स्टडी कर रहे हों। तो कौमी आमदनी कौमी मसला है, पूरी कौम की आमदनी होती है। रोज़गार एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कौमी मसला है। सरमायाकारी नेशनल प्रॉब्लम है। फ़र्म का तवज़ुन, फ़र्म की कीमतों का तयन जी, तो ये एक फ़र्म के मुतल्लिक बात हो रही है। एक फ़र्म मतलब एक कारोबारी इदारा। तो जब बात एक कारोबारी इदारे की हो रही है, एक फ़र्म की हो रही है, तो ये वाला कौमी आमदनी का नहीं, ये बल्कि कुली नहीं जुज़वी आमदनी का जुज़वी मुआशियात का हिस्सा बनता है। तो ऑप्शन दाल जो है डी,
ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि ये जो फर्म की कीमतों का तयन जो है ये जुज़वी मुआशियात का टॉपिक है। ठीक हो गया जी। बाकी जो कौमी आमदनी, सरमायाकारी और रोज़गार ये कुली मुआशियात की टॉपिक ही हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, ज़द झैल में से कौन सी सरमायाकारी खुद इख्तियार सरमायाकारी नहीं होती? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाए थे, सरमायाकारी वाले सेशन में। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी खुद इख्तियार सरमायाकारी, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ठीक हो गया जी। ये हमने डेफिनेशंस कर ली हुई हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं कि कौन सा चीज़ है इनमें से जो खुद इख्तियार नहीं है। सड़कों की तामीर ऑटोनोमस होती है, डैम की तामीर ऑटोनोमस है, अस्पतालों का क़याम ऑटोनोमस है, अशिया खिदमात पर खर्च ये ऑटोनोमस एक्सपेंस नहीं है। तो दाल आमने के जो है दाल, अशिया खिदमात पर खर्च, ये खुद इख्तियार सरमायाकारी नहीं होगी। सड़कों पर, डैम पर, हॉस्पिटल्स पर ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बन जाती हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जो अशिया, गुड्स एंड कमोडिटीज़ पे आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ये आपकी खुद इख्तियार सरमायाकारी में नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर चैप्टर 1, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह पुर करें। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक चीज़ समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉलम अलिफ कॉलम बे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके पास यहाँ पे तो ऑप्शन एक्सरसाइज में आता है कि खाली जगह वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, और कॉलम अलिफ और कॉलम बे वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। मगर आपके जब एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपके पास MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। बस 3 तरह के सवाल आपको पेपर में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड MCQs। ना तो फिल इन दी ब्लैंक्स आएगी और ना ही कॉलम ए कॉलम बी आएगा। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को आपने करना तो है, मगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि इससे आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एज इट इज़ खाली जगह नहीं आएगी। ओके हो गया जी। तो क्वेश्चन को देखते हैं। खाली जगह क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 पर है जी, डैश कुली मुआशियात की एक बुनियादी इस्तिलाह है। कुली मुआशियात की बुनियादी इस्तिलाह इस वक्त जो हमारे चैप्टर का नाम है यही है, कौमी आमदनी। ठीक है जी। तो कौमी आमदनी कुली मुआशियात की एक बुनियादी इस्तिलाह है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में आएगी कौमी आमदनी। लगान, उजरत, सूद, मुनाफा का मजमुआ का नाम है। आपने ये टॉपिक पढ़ा था कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात में। लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफा इज इक्वल टू कौमी आमदनी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 में भी आएगा कौमी आमदनी। डैश अखराजात से मुराद जो साल भर में मशीनों, गाड़ियों और सरमायाती आलात को असली हालत में रखने पर उठते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड जी, आपने इसको पढ़ा था फरसूदगी के अखराजात में, जब हम पढ़ रहे थे खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार में ये टॉपिक आता है आपका फरसूदगी के अखराजात। ठीक है, फरसूदगी मैंने आपको समझाया था, इस्तेमाल के साथ साथ जो अशिया की कदर में कमी वाक़या हो वो फरसूदगी है, और उस फरसूदगी को पूरा करने के लिए, उस फरसूदगी को कवर अप करने के लिए जो आप अखराजात करते हैं वो होते हैं फरसूदगी के अखराजात। और उसी फरसूदगी को फेस करने के लिए जो आप अलाउंस बनाते हैं वो कहलाता है फरसूदगी अलाउंस। ठीक है, इसे हमने खालिज कौमी पैदावार वाले टॉपिक में तफसील से किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेरोज़गार, नादार और हाजतमंद अफराद को बग़ैर मेहनत के जो रकम मिलती है वो कहलाती है जी। अभी हमने ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसमें इसको 2-3 बार डिस्कस किया है कि बेरोज़गार, नादार, हाजतमंद अफराद को बग़ैर मेहनत के जो रकम मिले उसे हम इंतकाली अदायगी कहते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि जो बग़ैर मेहनत के पैसे मिल जाएं वो होती हैं इंतकाली अदायगी। ओके हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है जी क्वेश्चन नंबर 5,
काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी बराबर है शख्सी आमदनी मनफी। जी, ये हमने जब कौमी आमदनी के तसव्वुरात पढ़े थे उसमें इसका फार्मूला किया था। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी बराबर है शख्सी आमदनी मनफी बराह रास्त टैक्स। यानी कि आप बेसिकली काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी वो आमदनी थी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये शख्सी आमदनी में से टैक्स निकालने के बाद जो बचते हैं उन पैसों को आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। जो टैक्स वाली जो रकम है वो तो हुकूमत के पास चली जाती है, वो आपके पास नहीं आ पाती, उसको आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो शख्सी आमदनी मनफी बराह रास्त टैक्स बराबर होता है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। नेक्स्ट है जी, खालिस कौमी पैदावार बराबर होती है खाम कौमी पैदावार मनफी जी फरसूदगी। देखें, अभी मैंने आपको समझाया था खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी निकाल दी जाए तो जो बच जाता है वो खालिस कौमी पैदावार होती है। ये हमने पढ़ा था कौमी आमदनी के तसव्वुरात में, जब हम खालिस कौमी पैदावार का तसव्वुर पढ़ रहे थे, जब हमने फरसूदगी अलाउंस होता क्या है, फरसूदगी अखराजात होता क्या, जब पढ़ा उस वक्त हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा फरसूदगी। तो फरसूदगी का जो अलाउंस है उसको आप मनफी करेंगे खाम कौमी पैदावार में से तो हासिल हो जाती है खालिस कौमी पैदावार। क्लियर है जी, खालिस कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार मनफी फरसूदगी अलाउंस। ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो खर्च करने या पसंदाज करने के लिए दस्तयाब हो। अभी हमने इसको भी स्टडी किया है कि जी जो आप अपनी मर्ज़ी से खर्च करने के लिए दस्तयाब होंगे वो आमदनी कौन सी होगी आपकी, काबिल तसर्रुफ आमदनी। तो यहाँ पे आएगा काबिल तसर्रुफ आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो खर्च करने या पसंदाज करने के लिए दस्तयाब हो। यानी कि शख्सी आमदनी में से फ़िकस बराह रास्त टैक्स को निकालने के बाद जो बच जाएगी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी वो आपकी आमदनी है जिसे आप अपनी मर्ज़ी से खर्च या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है जी आपके पास जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कॉलम अलिफ और कॉलम बे। आपने कॉलम को मैच करना था इसमें। पहली ऑप्शन है जी कौमी आमदनी। अब कौमी आमदनी यहाँ से क्या होगा, कॉलम बे में से कौमी आमदनी की आपने पैमाइश के तरीक़ों में 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक डेफिनेशन थी आमदनी का तरीका, एक थी पैदावार का तरीका और एक थी कुल खर्च का तरीका। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। इसमें से जी ऑप्शन दुरुस्त होगी, अशिया व खिदमात की ज़री मालियत। आपने इसमें पढ़ा था जी कि 1 साल के अरसे में जितनी अशिया व खिदमात पैदा की जाएँ उनकी ज़री मालियत कहलाती है कौमी आमदनी। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी कौमी आमदनी के लिए, अशिया व खिदमात की ज़री मालियत। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हकीकी आमदनी। हकीकी आमदनी बेसिकली होता है जब आप अपनी जो ज़री आमदनी है उसको कीमतों के मेयार के साथ तकसीम कर दें और 100 के साथ ज़र्ब कर दें, तो ये आपकी बन जाती है हकीकी आमदनी। तो हकीकी आमदनी बेसिकली करेक्ट ऑप्शन होगी ज़री आमदनी तकसीम कीमतों का मेयार ज़रब 100। मैंने आपको समझाया था कौमी आमदनी पढ़ाते वक्त कि ज़री आमदनी में और हकीकी आमदनी में फ़र्क होता है। ज़री आमदनी होती है इन फॉर्म ऑफ कैश मनी, एंड जो रियल इनकम है हकीकी आमदनी होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब आप कीमतों के मेयार के साथ मिला के ज़री आमदनी को देखेंगे तो वो आपकी बनती है हकीकी आमदनी। ठीक है जी, तो हकीकी आमदनी के लिए करेक्ट ऑप्शन होगी ज़री आमदनी तकसीम कीमतों का मेयार ज़रब 100। नेक्स्ट है ज़कात, इनाम, गिफ्ट वगैरह। अपने नाम से ही जाहिर है ज़कात, इनाम, गिफ्ट अभी हमने ऊपर देखा भी है
ये वो अदायगियाँ हैं जो बगैर मेहनत के मिल जाती हैं। ज़कात भी बगैर मेहनत की है, इनाम भी बगैर मेहनत की, और गिफ्ट भी बगैर मेहनत के है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी इंतकाली अदायगियाँ। ठीक हो गया जी। तो ज़कात, इनाम और गिफ्ट बनेगी इंतकाली अदायगियाँ। नेक्स्ट है जी कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। कौमी आमदनी के दायरवी बहाव हमने स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि जी दो तरह के जो है हमारे पास शोबा जात थे, एक था घराने और एक था कारोबारी इदारे। ठीक हो गया जी। तो आमदनी पैदाइश घराने पर फराहम कर रहे थे और कारोबारी इदारे उस पर पैदावार करके चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं। तो कौमी आमदनी के दायरवी बहाव से मुतल्लिक़ा इसमें पॉइंट बन जाता है जी आमदनी पैदाइश और इदारे। ठीक है जी। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम आती है कारोबारी इदारों के पास, तो ये आपका दायरवी बहाव बन जाएगा कौमी आमदनी का दायरवा। क्योंकि घराने फ्राहम करते हैं आमदनी पैदाइश और कारोबारी इदारे उनको इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं के दरमियान में आपका लेन देन होता है। बिल वास्ता टैक्स जी, मैंने आपको डेफिनेशन हमने ये की थी। बिल वास्ता टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स होता है कि जिसका बोझ आगे मुंतकिल किया जा सकता है। ये टैक्स लगता किसी और पर है, लागू किसी और पर होता है, और इसकी हतमी अदायगी कोई और कर रहा होता है। जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। सेल्स टैक्स या एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट इम्पोज कर रही होती है फर्म्स पर, कारोबारी इदारों पर, और कारोबारी इदारे गवर्नमेंट को अदा करके उस सेल्स टैक्स को या उस एक्साइज ड्यूटी को शेयर की कीमत में शामिल कर देते हैं, और एंड में उसकी हतमी अदायगी करती है अवामुन्नास, जो एंड यूज़र होता है, सारिफ होता है, वो अदा करती हैं। तो ये इसलिए कहलाते हैं बिल वास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इसको हम बोलते हैं। तो इसकी सही ऑप्शन होगी सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ठीक हो गया जी। बिल वास्ता टैक्स, सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह, और भी इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है जी बराह रास्त टैक्स। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स। बराह रास्त टैक्स या डायरेक्ट टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स होता है कि जिसका बर्डन आगे आप मुंतकिल नहीं कर सकते। ये टैक्स जिस पर लगता है इसे वही अदा करेगा। जैसा कि अगर एक शख्स ने इनकम कमाई है, आमदनी कमाई है, तो उसकी जो इनकम टैक्स है वो खुद ही अदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम एक मिस्टर ए कमाए और उसका टैक्स मिस्टर बी पे करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है तो उस प्रॉपर्टी पर टैक्स मिस्टर बी अदा करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो टैक्सेस हैं जो जिसके ऊपर इम्पोज हुए हैं वही उसको एंड में पे करता है। तो इसे हम बराह रास्त टैक्स कहते हैं, इसका बर्डन आगे मुंतकिल नहीं हो सकता। इसमें आपकी एग्जांपल ये आपकी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है जी। इनकम एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा? बराह रास्त टैक्स। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास आमलीन पैदाइश के मुआवजे। जैसा कि हम जानते हैं आमलीन पैदाइश 4 होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ठीक है जी। और ज़मीन के बदले मिलता है लगान, मेहनत के बदले उजरत, सरमाए के बदले सूद, और तंजीम के बदले मुनाफा। तंजीम को मिलता है मुनाफा। और इससे मुतल्लिका हमारे पास कॉलम बे में है जी ऑप्शन कौमी आमदनी। ठीक है, क्योंकि आमलीन के मुआवज़ों का मजमूआ मिलकर कहलाता है कौमी आमदनी। हमने कौमी आमदनी के तरीक़ों, पैमाइश के तरीक़ों में आमदनी का तरीका पढ़ा था, उससे मुतल्लिका ये क्वेश्चन है कि कौमी आमलीन पैदाइश के मुआवजे मिलकर बनते हैं कौमी आमदनी। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी? कौमी आमदनी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी आनतें, जिसे हम आने भी कहते हैं। आनतें बेसिकली सब्सिडी इसका नाम होता है। हमने डेफिनेशंस में सब्सिडी को पढ़ा था कौमी आमदनी के, जब हम पढ़ रहे थे कौमी आमदनी के तसव्वुरात, तो उस वक्त कौमी आमदनी के टॉपिक में हमने सब्सिडी को पढ़ा था। सब्सिडी या आनतें जो है ये बेसिकली वो रकम है जो हुकूमत की जानिब से जो है आवाम को
मिलती है। तो बेसिकली ये हुकूमत की जानिब से की गई माली मदद होती है आन पे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है हुकूमत की जानिब से माली मदद। जैसे आपकी बिजली के बिल में अक्सर लिखा होता है कि जी बिजली का रेट ज़्यादा है, 20 रुपये है, तो हुकूमत ने सब्सिडी दे दी और आवाम को 13 रुपये पड़ रहा है। तो ये बेसिकली, ये मिसाल दी है मैंने आपको, ये बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ कि चीज़ होती महंगी है, हुकूमत आवाम की जानिब से आवाम को सब्सिडी देकर आवाम की जानिब से अदायगी खुद कर देती है और आवाम के ऊपर बोझ जो है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये आवाम के लिए एक बेहतर चीज़ होती है, हुकूमत की जानिब से एक माली मदद समझी जाती है आनते। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन होगी आनते बराबर है हुकूमत की माली मदद। नेक्स्ट है जी, दोहरी गिनती से बचाओ। जब हम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके पढ़ रहे थे तो उसमें एहतियातों में कौमी दोहरी गिनती से बचाव का एक एहतियात थी कि जिसमें हमने ये कहा कि जब कोई शय मुख्तलिफ मराहिल में बनती है तो उसकी जो पैदावार का तयन, उसकी जो मालियत है उसका तयन करते वक्त आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि या तो उस शय की सिर्फ हतमी शक्ल में जो कीमत है उसको कौमी आमदनी में शामिल किया जाए, या फिर उस शय की जो मुख्तलिफ मराहिल में कीमत में जो इजाफा हुआ है उस इजाफे को कौमी आमदनी में शामिल किया जाए। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपना लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है इस लिहाज से शय की हतमी शक्ल। ठीक है, तो दोहरी गिनती से बचाओ मतलब कि शय की जो हतमी शक्ल है उसको आप कौमी आमदनी में शामिल करें ताकि मुख्तलिफ मराहिल में उसकी कीमत में होने वाला इजाफा जो है वो आपकी काउंटिंग को डबल काउंटिंग में चेंज ना करे। तो आपने दोहरी गिनती से बचाव के लिए शय की हतमी शक्ल पे जो उसकी कीमत है उसी को सिर्फ कौमी आमदनी में शामिल करना है, पीछे वाली मराहिल में जो उसकी कीमत थी उसको शामिल नहीं करना। कौमी आमदनी का तवाज़न, जी अब बड़ी इजी ऑप्शन है। तो हमने कौमी आमदनी के तवाज़न की जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें एक था बचत बराबर है सरमायाकारी और दूसरा था एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई, कुल रसद मजमूई रसद बराबर है मजमूई तलब। तो यहाँ पे बचत बराबर है सरमायाकारी वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। तो कौमी आमदनी का तवाज़न बराबर है बचत इज इक्वल टू सरमायाकारी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है जी दर्ज झैल गोशवारा में कौमी आमदनी की फ़र्जी कदरें दी गई हैं। इनकी मदद से खाम कौमी पैदावार, खालिज कौमी पैदावार, खालिज कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार और कौमी आमदनी बिल्लिहाज मसारिफ पैदाइश मालूम करें। जी, इसमें अब ये है जी आपने कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात पढ़े हैं और कौमी आमदनी के उन तसव्वुरात में आपने इन तमाम जो ऑप्शंस आपको मालूम करनी है इनके फार्मूलाज पढ़े हैं। उन फार्मूला के अंदर इन की मुतलका कीमत को, जो मुतलका वैल्यू है उसको शामिल करते जाएं, ऐड करते जाएं और आपको इनके जवाब इजीली मिल सकते हैं। जैसे कि जी, तो हमें यहाँ मालूम करना है खाम मुल्की पैदावार ऑप्शन नंबर 1, खाम कौमी पैदावार ऑप्शन नंबर 2, खालिस कौमी पैदावार ऑप्शन 3 एंड कौमी आमदनी बिल्लिहाज मसारिफ पैदाइश। जी, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे खाम मुल्की पैदावार। इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था C प्लस आई प्लस जी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस एम ब्रैकेट क्लोज, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर C मतलब है निजी सरफी अखराजात, जमा आई सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट, जमा जी गवर्नमेंट अखराजात, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट सरकारी सरफी अखराजात, प्लस एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब बरामदात और इम्पोर्ट्स मतलब दरामदात। तो एक्स माइनस एम यानी बरामदात मनफी दरामदात करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 50 - 100 बिलियन रुपए
को मनफी किया तो आ जाएगा -50 बिलियन रुपए। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का नेट आंसर आ गया -50 बिलियन। तो सरफी खर्च जमा मजमूई सरमायाकारी का खर्च जमा सरकारी सरफी अखराजात, ये तीनों शामिल होकर बनते हैं 250 बिलियन जमा 50 बिलियन जमा 100 बिलियन 400 बिलियन। और माइनस किया दरामदाद का नेट जो है -50, तो 400 में से -50 माइनस किए तो आंसर आ गया 350 बिलियन। तो खाम कौमी पैदावार बराबर है खाम मुल्की पैदावार बराबर होगा 350 बिलियन रुपए। ठीक हो गया जी, खाम मुल्की पैदावार होगा 350 बिलियन रुपए। नेक्स्ट है खाम कौमी पैदावार। हमने इससे पढ़ा था कि खाम मुल्की पैदावार में जो बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी है उसको शामिल कर लिया जाए तो वो मिलकर बन जाती है खाम कौमी पैदावार। तो यहाँ खाम मुल्की, इसका फार्मूला होता है खाम कौमी पैदावार बराबर है खाम मुल्की पैदावार जमा बैरूनी ज़राए से हासिल शुदा आमदनी। तो खाम मुल्की पैदावार का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है 350 बिलियन रुपए। उस 350 में जो बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी है वो है 50 बिलियन रुपए। तो 350 जमा 50 ये आंसर बन जाएगा 400। तो खाम कौमी पैदावार हो जाएगी 400 बिलियन रुपए। ठीक है जी। तो इस तरह से खाम मुल्की पैदावार बन गई 350 बिलियन रुपए और खाम कौमी पैदावार बन गई 350 बिलियन जो खाम मुल्की थी जमा 50 बिलियन रुपए जो बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा रकम थी और मिलकर बन गई है 400 बिलियन रुपए खाम कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार का फार्मूला होता है खाम कौमी पैदावार मनफी फरसूदगी अलाउंस। तो खाम कौमी पैदावार हमारे पास है अब 400 बिलियन और फरसूदगी अलाउंस है 10 बिलियन। फरसूदगी अलाउंस है 10 बिलियन। तो 400 मनफी 10 बराबर हो जाएगा 390 बिलियन रुपए। ठीक है, तो खालिस कौमी पैदावार बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह खालिस कौमी पैदावार हो गया जी आपका खाम कौमी पैदावार मनफी फरसूदगी अलाउंस। तो आंसर आ गया आपका 390 बिलियन रुपए। 400 हमारे पास खाम कौमी पैदावार का जवाब पहले आ चुका और 10 बिलियन का हमारे पास फरसूदगी अलाउंस है, इनको माइनस किया तो बन गया 390 बिलियन रुपए खालिस कौमी पैदावार। ऑप्शन नंबर लास्ट है कौमी आमदनी बिल लिहाज मुसारिफ पैदाइश। इसका हमने फार्मूला पढ़ा था नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यानी कि कौमी आमदनी बिल लिहाज मुसारिफ पैदाइश इज इक्वल टू बराबर है खालिस कौमी पैदावार मनफी बिलवास्ता टैक्स यानी अखराजात पर होने वाले टैक्स जमा आनते। तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार आ गई 390 बिलियन रुपए, बिलवास्ता टैक्स है जी 50 बिलियन रुपए और आनते हैं 10 बिलियन रुपए। तो 390 बिलियन मनफी बिलवास्ता टैक्स यानी 50 बिलियन जमा 10 बिलियन आनते इज इक्वल टू 350 बिलियन रुपए, ये आपकी बन गई कौमी आमदनी। इस तरह आप इन चारों सेगमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौमी आमदनी के तस्वुरात के फार्मूलाज आना ज़रूरी हैं। क्लियर हो गया जी। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1 का MCQs एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव एंड MCQs। थैंक यू वेरी मच।